Hello everyone, welcome to Simplified Economics. In this video, we are going to discuss the definitions of economics. Okay, this is part of your paper Introductory Microeconomics, and this is the second video related to first semester. Okay, so in this video, we are going to discuss four types of definitions of economics. Okay, the first one is Adam Smith's wealth definition. Second is Marshall's welfare definition. Third is Robbins' scarcity definition. And the final one is Samuelson's growth definition. Okay, तो चलिए शुरू करते हैं. So let's discuss about Adam Smith's wealth definition. The formal definition of economics was given by Adam Smith, a prominent Scottish economist, because he was a economist from Scotland. Okay, according to him, economics is an inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. Okay, उनके अनुसार क्या था? यह एक इंक्वायरी है. क्या का इंक्वायरी? इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस. बोले तो वेल्थ के बारे में स्टडी है. ओके, हिज डेफिनेशन इकोनॉमिक्स एज ए साइंस ऑफ वेल्थ was supported by famous classical economists like J.B. Say, J.S. Mill, and many other classical economists. Okay, Adam Smith's emphasis on wealth as the central focus of economics is understood in his famous work or publication, which is An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations, which was published in 1776 and which is commonly known as Wealth of Nations. Okay, so he primarily focused on what? On wealth. His entire study, his entire discussion was centrally focused on wealth. So there are some features which could be derived from wealth definition of economics given by Adam Smith. The core of a study is wealth in economics, and wealth is only basis of happiness. उनके अनुसार हम लोग का पूरा फोकस, पूरा स्टडी क्या है? वेल्थ है, और उसी के ऊपर हम लोग का हैप्पीनेस डिपेंड करता है. ओके, प्राइमरी इंपॉर्टेंस टू वेल्थ, वो प्राइमरी इंपॉर्टेंस क्या चीज को देते हैं? वेल्थ को. एंड द प्लेस ऑफ मैन इज सेकेंडरी, मतलब पहले वेल्थ आता है, उसके बाद मैन आता है. इसलिए प्राइमरी इंपॉर्टेंस टू वेल्थ एंड सेकेंडरी इंपॉर्टेंस टू मैन. ओके, सो दिस डेफिनेशन एम्फसाइजेस द इकोनॉमिक मैन एंड हिज इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ओके, याद रखना, वो इकोनॉमिक मैन के बारे में बात करता है. द इकोनॉमिक मैन इज एसेंशियली ए रैशनल एंड सेल्फ इंटरेस्टेड इंडिविजुअल हु एक्ट्स इन ए वे दैट मैक्सिमाइजेस हिज ओन वेलबींग. ओके, ये जो इकोनॉमिक मैन है वह है एक रैशनल एंड सेल्फ इंटरेस्टेड इंडिविजुअल है जो क्या करता है? अपना वेलबींग, अपना हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करने के लिए काम करता है. ओके, सो उनके अनुसार या तो वो क्या किए? ही फॉलोड mercantilists but deviated from them, saying economics is not concerned with only the production of wealth but also the distribution of wealth. तो उनके अनुसार इकोनॉमिक्स केवल प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ के बारे में बात नहीं करता, वह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के बारे में भी बात करता है, जिसको कि मर्केंटलिस्ट्स ने नहीं बोला. ओके, द मैनर ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इज डिटरमिन्ड बाय द इनविजिबल हैंड मैकेनिज्म. इनविजिबल हैंड मैकेनिज्म के बारे में किसने बोला? एडम स्मिथ ने बोला. उसका मतलब क्या है? द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. ओके, स्मिथ यूज्ड द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक मैन to explain how individuals pursuing their own self-interest
In a market economy, unintentionally contribute to the overall wealth and prosperity of society through the mechanism of invisible hand. इसका मतलब यही है, ये जो इकोनॉमिक मैन है वो हर समय क्या करता है, अपना सेल्फ इंटरेस्ट के बेसिस पे काम करता है, अपना हैप्पीनेस को बढ़ाने के लिए काम करता है, अपना वेलबींग को बढ़ाने के लिए काम करता है। उसी प्रोसेस में अपना वेलबींग को बढ़ाते बढ़ाते ये क्या कर देता है, अनइंटेंशनली वो क्या करता है, सोसाइटी का वेलबींग के लिए काम कर देता है। ओके, इसके थ्रू से थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ इनविजिबल हैंड, जो कि है डिमांड एंड सप्लाई। ओके, एनीवे, स्मिथ डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज साइंस ऑफ वेल्थ। ओके, उनके अनुसार इकोनॉमिक्स क्या था, एक स्टडी ऑफ वेल्थ, या तो एक साइंस ऑफ वेल्थ था। So, he defined wealth as those goods and services which command value in exchange. उन्होंने बोला जो चीज़ को हम लोग को पाने में दिक्कत होती है, इजीली नहीं मिलता, जैसे कि डायमंड, उनको हम लोग वेल्थ बोल सकते हैं, ना कि वाटर, जो कि हम लोग को बहुत ही इजीली मिल जाता है। उसको पाने के लिए हम लोग को कोई भी कीमत चुकाना नहीं पड़ेगा। लेकिन डायमंड को अगर पाना है तो बहुत ज़्यादा हम लोग को कीमत चुकाना पड़ेगा। इसलिए एडम स्मिथ क्या बोले, डायमंड एक वेल्थ है। ओके, ही डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज, सेइंग द वैल्यू ऑफ ए गुड इज नॉट सोलली डिटरमिन्ड बाय इट्स यूजफुलनेस but also by its scarcity and the amount of labor required for its acquisition. So कोई भी चीज़ का वैल्यू वो कितना यूजफुल है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। ओके, उसका वैल्यू किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका अवेलेबिलिटी के ऊपर, वो कितना स्केर्स है, वो इजीली मिल जाता है या नहीं। अगर इजीली मिल जाता है जैसे पानी, तो उसका वैल्यू कम होगा। अगर वो इजीली नहीं मिलता जैसे कि डायमंड, ओके, तो उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा। और क्या किसके ऊपर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ लेबर रिक्वायर्ड। ओके, जैसे कि पानी को पाने के लिए हम लोग को बहुत ही कम मेहनत करना पड़ेगा, तो उसका वैल्यू बहुत कम रहेगा। लेकिन जैसे डायमंड को अगर पाना है तो हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, खोजी करना पड़ेगा, माइनिंग करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लेबर लगाना पड़ेगा, तभी हम लोग को डायमंड मिल सकता है। तो इसीलिए उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगा। ओके, सो दिस इज वाई हिज फेमस पैराडॉक्स डायमंड एंड वाटर केम टू द पिक्चर। ओके, तो चलिए क्रिटिसिजम्स ऑफ वेल्थ डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। द फर्स्ट क्रिटिसिज्म था टू मच इम्पोर्टेंस टू वेल्थ। एडम स्मिथ ने क्या किया, ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या चीज़ में दिया, वेल्थ में, एंड कम इम्पोर्टेंस क्या को दिया, माइंड को, उसका वेलबींग को, उसका वेलफेयर को, स्टडी ऑफ वेलफेयर को उन्होंने कम इम्पोर्टेंस दिया, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दिया, वेल्थ को, जबकि दोनों चीज़ें हम लोग का इकोनॉमिक्स में इम्पोर्टेंट है। ओके, सेकेंड क्रिटिसिज्म था नो मेंशन ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। उन्होंने ह्यूमन वेलफेयर के बारे में बहुत ही कम बोला। उन्होंने ज़्यादा क्या चीज़ के बारे में बोला, वेल्थ के बारे में। एक्चुअली में हम लोग सारा चीज़ ह्यूमन वेलफेयर, हम लोग का वेलबीइंग, हम लोग का हैप्पीनेस को पाने के लिए करते हैं, ना कि वेल्थ को पाने के लिए करते हैं। वेल्थ केवल एक जरिया है, क्या चीज़ को पाने के लिए, ह्यूमन वेलफेयर को पाने के लिए, ह्यूमन हैप्पीनेस को पाने के लिए, हम लोग का वेलबींग को पाने के लिए वेल्थ एक जरिया है। ओके, नैरो डेफिनेशन, उन्होंने एक्चुअली में मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ के बारे में ज़्यादा फोकस किया। उन्होंने प्रोडक्शन कैसे करेंगे, कंजम्पशन क्या करेंगे, ये सब के बारे में बोला, लेकिन नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, जैसे कि कल्चर, वैल्यूज़, एथिक्स, सिक्योरिटी, बहुत सारा चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जो कि नॉन मटेरियल हैं।
उसके बारे में एडम स्मिथ ने इग्नोर किया। ओके, द सेकेंड definition of economics was given by Marshall, which is known as welfare definition. Okay, Alfred Marshall, in his book Principles of Economics, published in 1890, placed emphasis on human activities or human welfare rather than on wealth. तो इनके अनुसार ह्यूमन एक्टिविटीज एंड ह्यूमन वेलफेयर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देन वेल्थ। ओके, मार्शल डिफाइंस इकोनॉमिक्स इज on one side a study of wealth and on the other and more important side a part of study of mind। तो इनके बोलने के अनुसार इकोनॉमिक्स एक साइड पे तो क्या को स्टडी करता है, स्टडी ऑफ वेल्थ। ओके, वेल्थ को स्टडी करता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड और इम्पोर्टेंट साइड पे यह क्या है, एक स्टडी ऑफ माइंड है, उसका वेल बीइंग, उसका हैप्पीनेस, उसका वेलफेयर के बारे में स्टडी करता है। ओके, अकॉर्डिंग टू मार्शल, wealth is not an end in itself, as was thought by classical authors. It is a means to an end, which is the human welfare. हम लोग जो भी चीज़ें करते हैं, हम लोग क्या के लिए करते हैं, हम लोग अपना वेलफेयर को पाने के लिए करते हैं, अपना हैप्पीनेस को बढ़ाने के लिए करते हैं, अपना वेलबींग के लिए करते हैं। ओके, तो ये जो वेल्थ है, हम लोग वेल्थ को भी इसलिए पाना चाहते हैं क्योंकि यह हम लोग का वेलफेयर को बढ़ाएगा, हम लोग का हैप्पीनेस को बढ़ाएगा, ना कि हम लोग केवल वेल्थ को पाने के लिए सारे चीज़ें करते हैं। ओके, इसलिए मार्शल बोलते हैं द एंड बोले तो फाइनल आउटकम क्या है, ह्यूमन वेलफेयर, ना कि वेल्थ। वेल्थ केवल एक मीन्स है, मीन्स बोले तो वेलफेयर को पाने का एक जरिया है, क्या, वेल्थ। ओके, द डेफिनेशन एम्फसाइजेस द फॉलोइंग पॉइंट्स। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड नॉट जस्ट द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो यह क्या है, एक ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने का एक साइंस है। ओके, economics is only concerned with the material aspects of well-being and does not take into account non-material factors such as health, happiness and security. Okay, इनके अनुसार इकोनॉमिक्स केवल मटेरियल फिजिकल चीज़ों के बारे में स्टडी करने का कोशिश करता है, ना कि नॉन मटेरियल फैक्टर्स जैसे कि हेल्थ, हैप्पीनेस एंड सिक्योरिटी, ये सब। ओके, So economics is not concerned with the nature and causes of wealth, जैसे कि एडम स्मिथ बोलते थे। Rather, it is concerned with welfare of humankind. Okay, economics ज़्यादा फोकस, ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको देता है, वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड अकॉर्डिंग टू मार्शल, ना कि वेल्थ जैसे कि एडम स्मिथ बोला करते थे। चलिए क्रिटिसिजम्स ऑफ मार्शल को डेफिनेशन को देखते हैं। फर्स्ट क्रिटिसिज्म है नैरो डेफिनेशन। रॉबिन्स ने बोला कि इनका जो डेफिनेशन है वो क्या करता है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो कि केवल मटेरियल सेक्टर को बिलोंग करते हैं उनके बारे में बोला, लेकिन जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो कि नॉन मटेरियल सेक्टर हैं उनको इन्होंने इंक्लूड नहीं किया, जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, टीचर सर्विस, ये सब भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन ये नॉन मटेरियल फैक्टर्स हैं और इनके बारे में मार्शल ने कुछ भी नहीं बोला। ओके, सेकेंड क्रिटिसिज्म है वेलफेयर कैनॉट बी मेजर्ड। ओके, सो वेलफेयर एक ऐसी चीज़ है जैसे कि नॉलेज, जिसका एक्चुअली में फिजिकल आइडेंटिटी नहीं है, देख नहीं पाएंगे, इसको हम लोग छू नहीं पाएंगे, मतलब ये एक
सब्जेक्टिव फेनोमिना है, इसलिए वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मेजर. ओके, मार्शल्स डेफिनेशन ट्राइज टू मेजर वेलफेयर इन टर्म्स ऑफ मनी. मार्शल ने इन टर्म्स ऑफ मनी वेलफेयर को नापने का कोशिश किया, लेकिन ये आसान नहीं है. ओके, क्योंकि यह एक सब्जेक्टिव फेनोमिना है. इसको हम लोग जैसे कि पानी को हम लोग लीटर में नाप सकते हैं, या तो वजन को हम लोग केजी में नाप सकते हैं, उस टाइप का हम लोग वेलफेयर को नहीं नाप सकते. ओके, थर्ड क्रिटिसिज्म है इग्नोर्स द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी. ओके, तो स्केर्सिटी एक फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जिसको कि कोई भी इकोनॉमिक डिसीजंस लेते समय हम लोग जरूर कंसिडर करते हैं, क्योंकि हम लोग का प्रॉब्लम जब स्केर्सिटी हो तभी हम लोग को चॉइस प्रॉब्लम दिखता है. जब कोई भी चीज़ का स्केर्सिटी हो तभी हम लोग सोचते हैं कि इसको करें या उसको करें. लेकिन इसके बारे में भी मार्शल ने कुछ भी अपना डेफिनेशन में नहीं बोला. ओके, द थर्ड important definition is Robbins' scarcity definition. The most accepted definition of economics was given by Lord Robbins in 1932 in his book An Essay on the Nature and Significance of Economic Science. Okay, according to Robbins, neither wealth nor welfare should be considered as the subject matter of economics. वो बोलते हैं neither wealth, ना ही wealth ना ही ह्यूमन वेलफेयर, लेकिन कुछ और है जिसके बारे में हम लोग को इकोनॉमिक्स में स्टडी करना चाहिए. हिज डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन स्केर्सिटी, मतलब यही है जिसके बारे में हम लोग को स्टडी करना चाहिए, जो कि है स्केर्सिटी. और उनका स्केर्सिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस था, इसलिए इनका डेफिनेशन को बोला जाता है क्या, स्केर्सिटी डेफिनेशन. ओके, तो उनके अनुसार इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. So ये जो definition था उन्होंने हम लोग को दिया. ओके, और उनका definition आने के बाद ये scarcity का concept जो है वह ज़्यादा पॉपुलर हुआ. तो चलिए जानते हैं उनका definition में क्या क्या propositions था, और यही सब प्रोपोजिशंस को देखने के बाद हम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा कि उनका डेफिनेशन क्या बोलता है. सो द फर्स्ट प्रोपोजिशन derived from Robbins' definition is unlimited wants. Whenever a want is satisfied, automatically several wants grow up. है कि नहीं? कोई भी चीज़ को पाने की इच्छा जो है वो पूरा हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली बहुत सारा चीज़ों को पाने का इच्छा जाग जाता है कि नहीं? सो ए मैन्स वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड एंड लिमिटलेस. मतलब हम लोग की कोई भी चीज़ को पाने की इच्छा जो है वो अनलिमिटेड है और लिमिटलेस है, वो कभी ख़त्म ही नहीं होता. वो रोज़ दिन बढ़ रहा है, हर समय बढ़ रहा है, कभी ख़त्म ही नहीं होता, है कि नहीं? सेकेंड प्रोपोजिशन है स्केर्स रिसोर्सेस. ओके, ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड. मतलब हम लोग का इच्छा, पाने की इच्छा अनलिमिटेड है, लेकिन वही अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग के पास रिसोर्सेस, चीज़ें कम है. ओके, एज कंपेयर टू हम लोग का वांट्स हमेशा ज़्यादा हो जाते हैं और रिसोर्सेस हमेशा कम हो जाते हैं. ओके, द मटेरियल एंड नॉन मटेरियल रिसोर्सेस लाइक टाइम, सर्विसेज, मनी, टीसी आर स्केर्स. कोई भी चीज़ हो, मटेरियल हो या नॉन मटेरियल हो, सारी चीज़ क्या है, स्केर्स है. और रॉबिन्स ने अपना डेफिनेशन में इसी के बारे में ज़्यादा फोकस किया. एंड द थर्ड प्रोपोजिशन इज रिसोर्सेस हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. ऑल द स्केर्स मीन्स कैन बी यूज्ड इन मोर देन वन पर्पस. कोई भी चीज़ को हम लोग मोर देन वन पर्पस यूज़ कर सकते हैं जो कि स्केर्स है. Okay, for example, the land is very scarce, but land can be used for the construction of buildings as well as for cultivation. हम लोग जो लैंड है, सोच लो ये जो लैंड है उसमें हम लोग घर भी बना सकते हैं या तो इसमें हम लोग खेती भी कर सकते हैं.
ओके, इधर वे हम लोग कर सकते हैं। ओके, सो गुड्स कैन बी पुट टू ऑल्टरनेटिव यूजेस। ऑल्टरनेटिव यूजेस बोलो, इधर तुम लोग घर बनाओ या तो उसमें खेती करो, कुछ भी, मतलब ऑल्टरनेटिवली आप लोग यूज कर सकते हो। ओके, लेकिन किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसका इम्पोर्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका घर बनाना ज़्यादा ज़रूरी है तो आप घर बनाओगे, लेकिन आप लोग को खेती करना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि खेती करना ज़्यादा ज़रूरी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? घर बनाने को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ओके, सो इफ इट इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स वी विल हैव टू सेक्रीफाइस द कल्टीवेशन। दोनों चीज़ को एक ही साथ में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का लैंड जो है वो स्केर्स है, यही लैंड हम लोग के पास है, दोनों चीज़ को एक ही साथ में नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अगर घर बनाएंगे तो हम लोग को कल्टीवेशन सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अगर हम लोग कल्टीवेट करेंगे तो हम लोग को घर बनाना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ओके, तो ऑल्टरनेटिवली हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, इसी को बोला जाता है ऑल्टरनेटिव यूजेस। ओके, सो इन द फेस ऑफ स्केर्सिटी the resources are to be allocated in such a manner that immediate and important wants are fulfilled. ओके, तो जब हम लोग के पास स्केर्सिटी है, रिसोर्सेस कम है, तो हम लोग क्या करेंगे? जो भी इम्पोर्टेंट वांट्स हैं, ओके, हम लोग का इम्पोर्टेंट जो भी इच्छा है पाने की, या तो हम लोग का जो भी चीज़ों की इम्पोर्टेंस है लाइफ में, वो चीज़ को करना ज़रूरी है, उनको हम लोग पहला फुलफिल करेंगे, और जिसका कम इम्पोर्टेंस है उसको हम लोग क्या करेंगे? बाद में उसको फुलफिल करेंगे। ओके, thus the problem of scarcity of resources gives rise to the problem of choice. ओके, मतलब हम लोग को, क्योंकि रिसोर्सेस का स्केर्सिटी है, प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी है, हम लोग को प्रॉब्लम ऑफ चॉइस देखने को मिलता है। ये जो ज़मीन है ये कम है, स्केर्स है, इसलिए हम लोग को चॉइस देखने को मिलता है, या तो घर बनाओ या तो खेती करो। ओके, तो यही जो हम लोग को जो चॉइस करना है, घर बनाना है या खेती करना है, ये प्रॉब्लम किस लिए आता है? क्योंकि लैंड हम लोग के पास स्केर्स है। ओके, so society will have to decide which wants are to be satisfied immediately and which wants are to be postponed for the time being. तो सोसाइटी जो हम लोग का है, या तो इकोनॉमी जो हम लोग का है, उसको डिसाइड करना है कि कौन सा चीज़ को हम लोग को पहले करना है, कौन सा वांट जो है उसको पहले सेटिस्फाई करना है, इमीडिएटली सेटिस्फाई करना है, और कौन सा वांट को हम लोग को पोस्टपोन करना है फॉर द टाइम बीइंग। यही चीज़ को तो हम लोग इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। मतलब कैसे डिसीजन लें कि कौन सा चीज़ को पहले करें, कौन सा चीज़ के लिए रिसोर्सेज को अभी एलोकेट करना है, कौन सा चीज़ के लिए रिसोर्सेज को बाद में एलोकेट करना है। यही सब तो हम लोग का चॉइस प्रॉब्लम है, जिसको कि हम लोग इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। ओके, सो दिस इज द चॉइस प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, टू चूज बिटवीन ऑल्टरनेटिव यूजेस। ओके, सो स्केर्सिटी एंड चॉइस गो हैंड इन ईच एंड एवरी एन इकोनॉमी। अगर स्केर्सिटी है तो चॉइस प्रॉब्लम दिखबे करेगा। ओके, तो चलिए रॉबिन्स का डेफिनेशन का कुछ क्रिटिसिजम्स के बारे में देख लेते हैं। पहला क्रिटिसिज्म है अबंडेंस इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्यों? रॉबिन्स बोलते हैं स्केर्सिटी एक प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट्स बोलते हैं क्या, अगर कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो, प्लेंटी ऑफ गुड्स हैं, तो भी से वो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वो ओवर प्रोडक्शन कर देता है, मनी इन्फ्लेशन ले आता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो, मतलब ओवर प्रोडक्शन हो गया, उसका सप्लाई बहुत ज़्यादा है। अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो फर्म्स जो हैं उनके पास ऑलरेडी चीज़ें हैं, तो वो क्यों लोगों को काम में रखेगा? प्रोडक्शन जब करना ही नहीं है तो वो लोगों को काम से निकाल देगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। ओके, सो अगर कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा भी हो तब भी वो इकोनॉमी के लिए या तो हम लोग का सोसाइटी के लिए एक प्रॉब्लम है। अगला क्रिटिसिज्म है नैरो डेफिनेशन। Critics argue that definition is narrow and it neglects the broader aspects of human welfare and well-being. Okay, जो रॉबिन्स ने बोला कि हम लोग का जो वांट्स है, अगर वो इम्पोर्टेंट है तो हम लोग उसको क्या करेंगे? अभी इमीडिएटली हम लोग उसको फुलफिल करेंगे, इमीडिएट। ओके, और जो हम लोग का लेस इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग पोस्टपोन कर देंगे। तो इसी के ऊपर ये क्रिटिसिज्म है। ओके,
फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, जंगल के पेड़ को काट दे रहे हैं, पेड़ों को काटने की एक्टिविटी जो है इमीडिएट नीड हम लोग को तो सेटिस्फाई कर देगा। रास्ता बनाना है, रास्ता बन जाएगा, कुछ फैक्ट्री बनाना है, फैक्ट्री बन जाएगा, अगर प्रॉफिट बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस है, उसको हम लोग का रॉबिन्स डेफिनेशन कैप्चर नहीं करता। ओके, so the last and the fourth definition, which is the growth definition given by Paul Samuelson. Paul Samuelson gave his definition of economics in his book The Foundations of Economic Analysis, published in 1946. याद रखिएगा, the old definitions of economics were static to the dynamic problems of society. कैसे static? चलिए देखते हैं. The growth definition of Samuelson recognizes the dynamic changes taking place in the means or resources and ends or wants with the passage of time. मतलब सैमुअलसन का डेफिनेशन क्या चीज को रिकॉग्नाइज करता है? डायनामिक चेंजेस, मतलब जो चेंजेस जैसे जैसे टाइम पास होता है तो जो चेंजेस आते हैं, ओके, किसमें? हम लोग का मीन्स या रिसोर्सेस में जो कि लिमिटेड है, एंड एंड्स एंड वांट्स में जो चेंजेस आते हैं, वो सब चीज़ों को भी सैमुअलसन का डेफिनेशन क्या करता है? कंसिडर करता है। ओके, द ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ सैमुअलसन इज कंसर्न्ड विथ इफेक्टिव एलोकेशन एंड यूज ऑफ रिसोर्सेस सो दैट इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी इंक्रीज्ड। मतलब कैसे हम लोग रिसोर्सेस को इफेक्टिवली अलोकेट करेंगे और उसका यूज़ कैसे एकदम अच्छा से हो पाएगा, उसके बारे में बोलता है। और ये दोनों इफेक्टिव अलोकेशन एंड यूज़ ऑफ रिसोर्सेस को अच्छा से करके हम लोग क्या कर पाएंगे? इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज कर पाएंगे। ओके, और इसीलिए इसको बोला जाता है क्या? ग्रोथ डेफिनेशन। ओके, so the growth definition was supported by economists like Benham, Lipsey, and Ferguson. Okay, according to Samuelson, economics is a social science concerned chiefly with the way society chooses to employ its resources, which have alternative uses to produce goods and services for present and future consumption. Okay, तो सैमुअलसन का डेफिनेशन क्या बोलता है? रिसोर्सेस जिसका कि ऑल्टरनेटिव यूजेस है, वही रिसोर्सेस को सोसाइटी कैसे चूज करे, कैसे एम्प्लॉय करना है, कैसे डिसाइड करे, ओके, उसी के बारे में हम लोग का इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। ओके, For all his contributions, economic historian Randall E. Parker, okay, calls him the father of modern economics. Okay, सैमुअलसन का यही सब बेहतरीन कंट्रीब्यूशंस के लिए रैंडल ई पार्कर इकोनॉमिक हिस्टोरियन थे, उन्होंने उनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स का टाइटल दिया। इनका डेफिनेशन से हम लोग कुछ प्रोपोजिशंस निकाल सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। इम्प्रूवमेंट इन रिसोर्स एलोकेशन पहला प्रोपोजिशन है। इकोनॉमिक्स एनालाइजेस द कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ इम्प्रूविंग द वे ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। ओके, मतलब उसको हम लोग रिसोर्स एलोकेट करते समय क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, सारी चीज़ को कंसिडर करता है ये डेफिनेशन। वो हम लोग को क्या करता है? हम लोग का रिसोर्स एलोकेशन को कैसे इम्प्रूव करना है, उसके लिए हम लोग को हेल्प करता है। इम्प्रूवमेंट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन एंड बेटर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस आर एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर हम लोग को इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो हम लोग को रिसोर्स एलोकेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अच्छा रिसोर्स एलोकेशन करना पड़ेगा। बेटर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मतलब अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी हम लोग का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाएगा। ओके,
सेकेंड प्रपोजिशन है डायनामिज्म. Samuelson has included dynamism in his definition of economics by including the time element. तो सैमुअलसन ने क्या किया, अपना डेफिनेशन में टाइम एलिमेंट को ऐड किया. मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, जैसे जैसे टाइम चेंज होता है तो उसके अनुसार हम लोग को क्या करना चाहिए, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं डायनामिक डेफिनेशन. ओके. The problem of growth in the passage of time has been included in the theme of this definition. ओके. तो ग्रोथ डेफिनेशन में हम लोग क्या चीज़ को कंसिडर किए, पैसेज ऑफ टाइम. जैसे जैसे टाइम पास होता है, टाइम बीतते जाता है, तो उसके वजह से जो चेंजेस आएंगे उसको हम लोग को कैसे हैंडल करना है, उस टाइम में हम लोग को कैसे रिसोर्स एलोकेट करना है, उस टाइम में हम लोग को कैसे डिसीजंस लेना है, उसके बारे में भी हम लोग को इस डेफिनेशन में कुछ आइडियाज देखने को मिला. द थर्ड प्रोपोजिशन देखने को मिलता है वह है द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. द ग्रेटेस्ट फीचर ऑफ सैमुएल्सन्स डेफिनेशन इज इट टेक्स इनटू अकाउंट द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन द डायनामिक फ्रेमवर्क ऑफ इकोनॉमिक्स. ओके. मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता है तो हम लोग का चॉइस प्रॉब्लम जो है वो चेंज होते रहता है, क्योंकि रिसोर्सेस जो है उनका ऑल्टरनेटिव यूज़ है. जब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस चेंज हो रहा है, ओके, तो उस टाइम पे हम लोग को कैसे अपना डिसीजंस लेना पड़ेगा, कैसे उस प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, इसके बारे में भी हम लोग को इस डेफिनेशन में आइडियाज देखने को मिला. The fourth preposition can be derived from the Samuelson's definition is universally applicable. Okay. So Samuelson के definition को हम लोग universally applied, universally applicable बोलते हैं. क्यों? क्योंकि इनका definition is related to all type of economic policies and problems of all countries, चाहे वह developed हो, developing हो या underdeveloped हो. सारे देशों का इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड प्रॉब्लम्स को रिलेट करता है. अनएम्प्लॉयमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पर कैपिटा इनकम, यही सब तो मेन प्रॉब्लम्स है, यही सब तो चीज़ें हैं जो कि सारे इकोनॉमी, सारे देश यही सब चीज़ों पे कंसर्न रहते हैं. तो ये जो सैमुएल्सन का डेफिनेशन है ये सारे प्रॉब्लम्स को रिलेट करता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सली अप्लाइड. कोई भी देश के केस में सैमुएल्सन का डेफिनेशन अप्लाई हो सकता है. ओके.